brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज 2 मुद्दों पर होगा शो, कनाडा और मणिपुर। कनाडा में बैठे खालिस्तान समर्थक नेता कैसे भारतीय युवाओं को बरगलाकर भड़काकर कनाडा बुला रहे हैं, कैसे वो उनका खालिस्तान की प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे कनाडा ने निज्जर के मर्डर की अधकचरी जांच करके भारत पर दोष मढ़ दिया। निज्जर को जब मारा गया तो सीसीटीवी कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद कनाडा की पुलिस ने किस कदर लापरवाही के साथ जांच की और कनाडा में राजनीतिक या मीडिया के गलियारों में इन सब पर क्या चर्चा हो रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। भारत क्या कर रहा है ये भी जानेंगे। इसके बाद रुख करेंगे मणिपुर का, जहां इंटरनेट की सुविधा बहाल होते ही 2 मैतेई युवाओं की डेड बॉडी की तस्वीरें वायरल हुई उनकी गुमशुदगी के 2 महीने बाद। और ये तब और ज़रूरी हो जाता है जब पुलिस ने साफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। और ये बताते हुए हम आपको लल्लन टॉप की ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियो का एक अंश भी दिखाएंगे, जिससे इस चेतावनी के बारे में, इस भविष्यवाणी के बारे में कि इंटरनेट बहाल होते ही क्या होने वाला है, हमें पता चला था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का कनाडा में 18 जून को मर्डर हुआ था। अब उसकी मौत का वीडियो आया है। 90 सेकंड के इस वीडियो क्लिप को कनाडा की एजेंसियों ने जांच करने वालों के साथ शेयर किया और डिटेल छापी हैं अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने। निज्जर के मर्डर का ये वीडियो गुरुद्वारे के सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, वही गुरुद्वारा जिसमें निज्जर कथित तौर पर काम करता था। इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि निज्जर अपनी ग्रे कलर की ट्रक में पार्किंग स्पॉट से निकलता है। तभी फ्रेम में एक सफ़ेद रंग की कार नजर आती है। वो कार निज्जर की कार के बराबर चलने लगती है। निज्जर अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाता है, सफ़ेद कार की भी स्पीड बढ़ जाती है। दोनों कारें एक दूसरे से लगभग साइड में सट के चलती हैं। जैसे ही ट्रक पार्किंग से निकलने वाला होता है, वैसे ही सफ़ेद कार निज्जर के ट्रक को ओवरटेक करती है और ट्रक के सामने आकर रुक जाती है। इससे निज्जर को भी अपना ट्रक रोकना पड़ता है। जैसे ही निज्जर का ट्रक रुकता है, पास में ही छांव में छिपे 2 हमलावर सामने आते हैं। दोनों हुड वाली स्वेटशर्ट पहने हैं, अपनी पिस्टल निज्जर के ऊपर तानते हैं और गोलियों की बारिश शुरू करते हैं। और गोलीबारी के बाद सफ़ेद कार वहां से चली जाती है। हमलावर भी भाग जाते हैं। ये पूरा हमला एक झटके में किया गया नहीं लगता, प्लानिंग के साथ किया गया लगता है। खबर के सोर्सेज की माने तो निज्जर पर लगभग 50 से ज़्यादा राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिनमें से कुल 34 गोलियां उसके शरीर से बरामद हुई थी। जहां गोलीबारी हुई वहां से लगभग 100 मीटर दूर गुरुद्वारे के स्वयंसेवक मलकीत सिंह फुटबॉल खेल रहे थे। उन्होंने एक अखबार से बातचीत में बताया कि 2 हमलावरों को भागते हुए देखा। मलकीत ने, ये जो एक अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, इसमें अपना जो बयान दिया उसके मुताबिक पीछा करना शुरू किया हमलावरों का। उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन जब वो करीब आए तो उन्होंने देखा कि हमलावरों ने सिखों का पारंपरिक हुलिया बना रखा था, पगड़ी बांध रखी थी और चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था। जब मलकीत हमलावरों के और करीब आए तो उनमें से एक हमलावर ने मलकीत पर बंदूक तान दी और उसके बाद वो हमलावर सामने खड़ी एक सिल्वर कलर की कार में बैठकर फरार हो गए। मलकीत ने बताया कि सिल्वर कार में 3 लोग पहले से बैठे थे। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर में केवल हत्या की डिटेल्स नहीं है, ये भी बताया गया है कि निज्जर की मौत के बाद जो जानकारी गवाहों और बाकी लोगों ने पुलिस और जांच एजेंसी को दी, उनके आधार पर कनाडा पुलिस ने जांच भी नहीं की। कैसे तथ्य की जांच? सिल्वर कार की जांच, हमलावरों की शिनाख्त। दरअसल जिस सिल्वर रंग की कार से हमलावर भागे थे, उनके बारे में कनाडा की जांच एजेंसियों ने इश्तेहार छापकर लोगों से पूछा कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, अगर हाँ तो बताएं। लेकिन जब पोस्ट की टीम ने उस रास्ते के लगभग 39 घरों का दौरा किया जिस रास्ते से सिल्वर कार फरार हुई थी, तो घरों में रह रहे अधिकांश लोगों ने कहा कि उनसे पुलिस ने पूछताछ ही नहीं की है। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने कहा कि निज्जर को लंबे समय से जान का खतरा बना था, उस पर नज़र रखी जा रही थी। एक बार निज्जर के कार के मैकेनिक को उसकी कार में ट्रैकिंग डिवाइस मिला था, जिसकी मदद से ये पता चल जाता था कि निज्जर कब कहाँ जा रहा है। कुछ अधिकारियों ने निज्जर को पहले भी बताया था कि उसे मारा जा सकता है, पर इससे अधिक कोई भी जानकारी निज्जर को नहीं दी गई थी। निज्जर की मौत के बाद कनाडा के अधिकारियों ने अमेरिका की मदद से जांच की। इस जांच में उन भारतीय अधिकारियों की आपसी बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया जो कनाडा की ज़मीन पर मौजूद थे, ऐसा अखबार का दावा है। इसके बाद कनाडा सरकार ने भारतीय एजेंसियों पर निज्जर के मर्डर का इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन इल्ज़ाम लगाकर कोरम पूरा करने के बजाय कनाडा की सरकार अपनी धरती पर हो रही गतिविधियों पर नज़र रखती तो शायद स्थितियां अलग होती। हम किन गतिविधियों की बात कर रहे हैं?
पंजाब से युवाओं की भर्ती कराने की गतिविधि, जो दरअसल इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से एक खबर में छापी कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी नेता पंजाब में मौजूद सिख युवाओं को बरगलाते हैं, उन्हें भर्ती करने के लिए तमाम तरीके के लालच देते हैं ताकि ये युवा आगे चलकर इन खालिस्तानी नेताओं के लिए काम करें। 3 नाम प्रमुखता से लिए गए इसमें जो ये काम करते थे: हरदीप सिंह निज्जर, मोनिंदर सिंह बुआल और भगत सिंह बराड़। ये लोग पंजाब के युवाओं को कनाडा बुलाने के लिए छोटी मोटी नौकरियों का लालच देते रहे हैं। इन नौकरियों में प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर और गुरुद्वारों में सेवादार जैसी भूमिकाएं शामिल होती हैं। जब ये युवा कनाडा जाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो ये खालिस्तानी नेता ही इनके वीज़ा और कनाडा आने का खर्च उठाते हैं। जब नौकरी और बेहतर ज़िंदगी के लालच में ये लोग वहाँ चले जाते हैं तब ये खालिस्तानी नेता इन्हें समर्थक गतिविधियों की ओर पुश करते हैं। इनसे कहा जाता है कि खालिस्तान समर्थक आंदोलनों में हिस्सा लो। ऐसे आंदोलन और प्रदर्शन अमूमन दूतावासों और उच्चायोगों के बाहर होते हैं। यही नहीं, इन खालिस्तानी नेताओं के निशाने पर भारतीय मूल के वो छात्र भी होते हैं जिन्होंने कनाडा में पढ़ाई पूरी कर ली लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी। इन्हें भी छोटी मोटी नौकरियों का लालच देकर साथ लिया जाता है। पर यहाँ पर यह सवाल उठता है कि ये लोग काम करते कैसे हैं, इतना रसूख कैसे बनता है। खालिस्तानी नेता कनाडा के सरे, ब्रैम्पटन और एडमंटन के इलाके में लगभग 30 गुरुद्वारे कंट्रोल करते हैं। युवाओं को इंडिया से कनाडा बुलाने वाले नेता अपनी इसी स्थानीय रसूख का इस्तेमाल करते हैं, इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। पर हर कोई नौकरी के लालच में नहीं आता। मसलन अमृतसर में मौजूद एक खालिस्तान समर्थक पार्टी 1 से 2 लाख रुपए लेकर लोगों को एक लेटर जारी करती है। इस पार्टी का नाम अभी तक सामने नहीं आया। ये लेटर कनाडा सरकार के नाम लिखा जाता है और कहा जाता है कि हमें कनाडा में शरण दे दीजिए क्योंकि भारत में राजनीतिक आधार पर, नस्ली आधार पर हमें राजनीतिक वजहों से निशाना बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल परसिक्यूशन कहा जाता है इसे। कुछ केसेस में ऐसी अर्जियां स्वीकार कर ली जाती हैं, फिर ये लोग भी कनाडा जाते हैं और खालिस्तान को सपोर्ट करने वाली गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा गिव एंड टेक टाइप के काम भी किए जाते हैं। कनाडा में बैठे खालिस्तानी नेता पंजाब में हिट जॉब लेते हैं, यानी ठेके पर हत्या करना या छिटपुट हमले करवाना। इसके बदले में पंजाब में बैठे हैंडलर युवाओं को कनाडा भेजते हैं। वहाँ पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस बात के वीडियो साक्ष्य भारत सरकार ने कनाडा को 2016 और 2018 में सौंपे थे और तब भी कनाडा ने कोई संगठित कार्रवाई नहीं की। इस मामले पर और जानकारी के लिए हमने बात की इंडिया टुडे की पत्रकार कमलजीत कौर संधू से। सप्लाई और एक डिमांड का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स समझना जरूरी है कि कुछ चंद लोग हैं जो कि खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो उनकी डिमांड अगर कहाँ से आ रही है, एक डिमांड है। उसके बाद जो सप्लाई है वो खास तौर पे अगर उनके पास पीछे का सपोर्ट नहीं है तो वो कहाँ से आ रही है। वो लोग जिनको वीजा का स्पॉन्सर चाहिए वो लोग हैं, या फिर वो लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जो वहां पे आना चाहते हैं, जो पैसा जो जिनके पास फ्लाइट की टिकट नहीं है। क्योंकि एक यहाँ पे बोला जाए लोभ है या ल्योर है कनाडा जाने का, तो ऐसे लोग तादाद में काफी ज्यादा हैं और ये कोशिश करते हैं कि एक बार उनको ले आए, चाहे वो एक मिड स्किल के लिए हो, प्लम्बर के लिए हो, ट्रक ड्राइवर के लिए हो, चाहे रागी हो, चाहे वो एक प्रीस्ट हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक बार ले आते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे कॉज को समर्थन दीजिए, तो वो एक इंसान बंध के रह जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, खास तौर पे जो दूसरा मोडस ऑपरेंडी है वो सामने नजर आया है कि 30 के करीब गुरुद्वारे हैं, चाहे वो ब्रैम्पटन में हो, एडमंड में हो, सरी में हो। तो इनका जो पूरा हेड है या पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स ने उसके ऊपर मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। जो प्रो इंडिया ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं साइड लाइन हो गए या उनके पास कंट्रोल नहीं रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं ये जब सामने आती हैं और इसके अंदर देखा जाए तो ये वो चीज है। जैसे दूसरी चीज जो है, चाहे गुरपतवंत पन्नू हो, चाहे ऐसे लोग हैं जो कि भारत के खिलाफ बोलते हैं, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं और खासतौर पे ट्रूडो सरकार है उसके कैबिनेट में भी ऐसे लोग हैं जो कि प्रो खालिस्तानी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया या हेट इंडिया ये जो कैंपेन है इसको लेके भारत ने पहले भी फोरवॉर्न किया था, एजेंसियों ने डोजियर ली है। अगर हरदीप निज्जर है जो कि डोजियर में कहते हैं कि वो फायरिंग करवा रहे थे, वो ट्रेनिंग वहां पे दे रहे थे, तो गैंग वॉर जो हो रहा है, आप देखिए कि पिछले साल जो लिस्ट निकाली गई, जो 10 बड़े गैंगस्टर्स में से जो 7 गैंगस्टर हैं वो भारत से हैं, और भारत से कहाँ से हैं, पंजाब से हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का एक सवालिया निशान उन पर भी बनता है। खालिस्तान समर्थकों की ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक्टिविटी ही नहीं है जिस पर कनाडा सरकार को ध्यान देना चाहिए। कनाडा में बीते 24 घंटों में भारत के खिलाफ भयानक प्रोटेस्ट भी हुए हैं और भारतीय मूल के लोगों को धमकाया जा रहा है
और कनाडा की पुलिस पर आरोप है कि वो एक्शन नहीं ले रही। पहले प्रोटेस्ट की बात, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर को टोरंटो में भारतीय दूतावास और वैंकूवर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थकों के प्रोटेस्ट देखने को मिले। ये प्रदर्शन सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन के कहने पर आयोजित किए गए थे। इन आयोजनों से कैसी खबरें आई? भारत के झंडे जलाए गए, भारत विरोधी नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों पर जूते मारे गए। प्रोटेस्ट की बात हो गई, अब धमकी की बात। कनाडा के कई इलाकों से इस तरह की खबरें भी आई कि भारतीय मूल के लोगों को खालिस्तान समर्थक धमकी दे रहे हैं। वहाँ मंदिर के ट्रस्ट अपने अपने इलाकों के मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा इसलिए क्योंकि बीते कुछ महीनों में कई मंदिरों पर हमले किए गए। हमला करने में नाम आया प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप PKEs का, यानी छोटे मोटे खालिस्तान समर्थक गुट। इन्होंने अपने बढ़ते दबदबे से उत्साहित होकर वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को पहले ही धमकाना शुरू कर दिया था। मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया। 2023 के अप्रैल और अगस्त में ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखी गई थी। सरे के लक्ष्मी नारायण मंदिर और ओंटारियो के स्वामी नारायण मंदिर के उदाहरण यहाँ रख रहा हूँ, जहाँ पर खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की और भारत व हिंदू विरोधी नारे लिखकर चले गए। हालिया तनाव में यह घटनाक्रम फिर से न शुरू हो, लिहाजा स्थानीय लोगों ने खुद ही सुरक्षा शुरू कर दी। उन्होंने साफ आरोप लगाए कि कनाडा की सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही। इस विषय पर और जानकारी दे रही हैं इंडिया टुडे की पत्रकार अनीशा माथुर, जो फिलहाल रिपोर्टिंग के वास्ते कनाडा में है। देखिए और सुनिए। कनाडा में जिस तरह से कल दोपहर भारतीय हाई कमीशन और कॉन्सुलेट के बाहर प्रोटेस्ट किया गया, धरना दिया गया, नारे लगे, और जिस तरह से नारे और जिस तरह के अपशब्द भारत को कहे गए, उनको देखकर दो बातें साफ हैं। एक तो ये कि खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट फैक्शन जो है उसके आंकड़े भले ही कम हो, चाहे सब लोग यहाँ कह रहे हो कि वो 2-3% ही लोग हैं जो इस तरह की चीज को सपोर्ट करते हैं, बाकी लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं वो काफी अग्रेसिव भी हैं और साथ ही साथ उनको पॉलिटिकली भी ऐसा लग रहा है कि उनको बोलने से रोका नहीं जाएगा। एक बात कनाडा की कानून की, एक बात कनाडा की पुलिस की ये भी है कि वहां पर ये कहा जा रहा है कि देखिए, बोलने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन कल जिस तरह से हमने पुलिस का बंदोबस्त देखा, हाई कमीशन ऑटवा के बाहर पहली बार इतने ज्यादा बैरिकेडिंग हुई, पुलिस आई। यहाँ टोरंटो में भी जिस तरह से सिर्फ बैरिकेडिंग ही नहीं बल्कि रायट पुलिस हो, मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो, फेडरल RCP के लोग भी यहाँ पर कॉन्सुलेट के बाहर थे और बहुत सारे जो रायट पुलिस के जो लोग हैं उनको रिजर्व में भी रखा गया था। कॉन्सुलेट जिस बिल्डिंग में है उसके चारों तरफ पूरी तरह से नाकेबंदी हुई थी, लेकिन प्रोटेस्टर्स जो भी कह रहे थे उनको वो कहने से रोका यहाँ नहीं गया। और वही बात लगातार यहाँ भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सब यही कह रहे हैं कि देखिए, ये लोग जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से अग्रेशन दिखाते हैं, उससे एक डर का माहौल जो है वो यहाँ के लोगों में बैठ गया है कि भारतीय मूल के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको लगता है कि इस तरह की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को रोका नहीं जा रहा है बल्कि पॉलिटिकली शह दी जा रही है। इस पूरे प्रकरण में भारत को पड़ोसी देश श्रीलंका का भी साथ मिला। वहां के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि कनाडाई PM ने भारत पर जो आरोप लगाए वो सिर्फ आरोप हैं, उनके पास सबूत नहीं। ANI के मुताबिक साबरी ने कहा कि जाहिर है कि कनाडा में आतंकी पनाह ले रहे हैं और उन्होंने ठीक ऐसा ही श्रीलंका के साथ भी किया था जब उन्होंने कहा कि श्रीलंका में तमिल लोगों की हत्या की जा रही है। अब आपके मन में जायज़ सवाल आएगा कि इस झगड़े में श्रीलंका क्यों कूद रहा है, उसे क्या खुन्नस है। छोटी सी कहानी है, सुनाते हैं। साल 2009 की 18 मई की बात है। इस दिन श्रीलंका की आर्मी ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे के खिलाफ युद्ध में नागरिक इलाकों में बम गिराए थे। साथ ही कई पकड़े गए लिट्टे फाइटर्स और उनके स्थानीय समर्थकों को भी, जिनमें से ज़्यादातर तमिल थे, मार डाला था। हालांकि श्रीलंका सरकार आज भी इस आरोप को नकारती है। अब साल 2023 में कनाडा ने श्रीलंका को इसी घटना को लेकर मिर्च लगाने का काम किया। कनाडा ने कहा कि 18 मई को हम 18 मई को तमिल जेनोसाइड स्मृति दिवस की तरह इसे मनाएंगे इस तारीख को, और यहीं से श्रीलंका को दिक्कत होती है। लेकिन इस पूरे मामले में श्रीलंका के साथ कहीं ज़्यादा ज़रूरी है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान, जो उन्होंने न्यूयॉर्क में आयोजित UN की जनरल असेंबली में दिया। उनके भाषण से पहले ही लोग कयास लगा रहे थे कि भारत वैश्विक मंच पर इसे उठाएगा। तो ऐसे में वहां पर कनाडा पर क्या बात हुई, आइए सुनते हैं। It is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. ये तो कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों की बात हुई, भारत के प्रयासों की बात हुई, लेकिन जो
कनाडा के नागरिक भारत में रह रहे हैं, उनसे जुड़ी भी एक खबर है। कनाडा की सरकार ने उनके लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो सुरक्षित और सचेत रहें, और इस कॉशन के पीछे वजह बताई सोशल मीडिया पर कनाडा के विरोध की पोस्ट। जस्टिन ट्रूडो निश्चिंत रह सकते हैं, भारत में कहीं मजबूत लोकतंत्र है और कनाडा के नागरिक यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसी तरह के आश्वासन सरकार ने भी कनाडा की सरकार को दिए होंगे। अब चलते हैं मणिपुर की ओर। हम आपको अपनी एक फाइनल रिपोर्ट का हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। ये फाइनल रिपोर्ट हमने पिछले महीने की यानी अगस्त की 23 तारीख को ललन टॉप पर रिलीज की थी। There will be so many worse videos behind this. Because due to the shutting down of the internet, most of the videos were kept hidden under the carpet and it cannot be viral. आपने सुना मणिपुर की इस महिला को, ये आज से करीब 1 महीने पहले कह रही थी कि इंटरनेट चालू होगा तो और भी घटनाएं सामने आएंगी। वो उस समय 2 कुकी महिलाओं के बारे में बात कर रही थी जिन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। अब आगे की कहानी। हम जानते हैं कि 24 सितंबर को मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं और 24 घंटे भी नहीं बीते इस बहाली को कि एक और बर्बर सच हमारे बीच आया। एक मैतेई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज से लगभग 2 महीने पहले बाइक से घूमने निकला था। घूमने गया पर वापस नहीं आए दोनों। 25 सितंबर की रात को उनकी तस्वीरें आईं। तस्वीरों में ये बच्चे डरे सहमे बैठे थे, पीछे कुछ दूर हथियारबंद लोग खड़े हैं। इनके साथ कुछ और भी तस्वीरें आईं, उनकी डेड बॉडी की तस्वीरें, वही कपड़े पहने जिसमें वो घर से घूमने गए थे। एक अरसे के बाद कहीं भी इंटरनेट चालू होता है तो लोग देश दुनिया की खबर लेते हैं। मणिपुर के युवा क्या ये खबर ले पाए कि नई संसद भवन के मार्शल अब उनके राज्य का पहनावा भी पहनते हैं? क्या उन्हें पता चला कि देश लगातार उनके बारे में चिंता कर रहा है नागरिकों के स्तर पर? या फिर उन्हें जो 2 लोग मार दिए गए और ऐसे कितने ही और वीडियो मिले? वीडियो से इतर बहुत सारी प्रोपेगेंडा सामग्री मिली जिसमें उनका समुदाय विक्टिम है और दूसरा समुदाय ऑपरेसर है, आतंक फैलाने वाला है। कुकी ने मारा, मैतेई ने मारा, किसी को पक्का पता ना हो लेकिन हर कोई यकीन करने के लिए तैयार बैठा है। और आखिरी में क्या हो रहा है? इन सब की साजी ज़मीन मणिपुर में आग फिर से धधकने लगी है। मणिपुर सरकार ने इस केस को भी सीबीआई के हवाले कर दिया है। राज्य में छिटपुट प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि फोटो में दिख रहे हथियारबंद उग्रवादियों को गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में और जानकारी दे रही हैं इंडिया टुडे से जुड़ी पत्रकार सारस्वत कश्यप, जो घटना और जांच के जो अपडेट्स हैं उन पर नजर रखे हैं लगातार। जब इंटरनेट नहीं था उस टाइम से भी ऐसा काफी जो कभी कभी फेक कभी कभी रियल इमेजेस निकल के आ रहे थे। जो सोशल मीडिया का रोल है इस बार वायलेंस, मणिपुर का वायलेंस में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो वायरल होने के बाद जो इम्पैक्ट आता है, जो झगड़ा हो जाता है, जो 2 कम्युनिटी के बीच में झगड़ा हो जाता है, इस मामले को हम लोग पहले से देख रहे हैं मणिपुर का वायलेंस सिचुएशन में। पर जब ये 2 लड़का जो स्टूडेंट का फोटो वायरल हुआ है, तब जब पिताजी जो लड़का है उनका पिताजी से बात करते हुए हम लोग को ये जानकारी मिला है कि सीबीआई वो लोग ऑलरेडी सीबीआई के साथ इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने असिस्टेंस भी दिया है और जितना भी सीबीआई ने उनको बुलाया है उन्होंने जाके काफी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प किया है। पर अभी तक उनको सीबीआई का फिलहाल क्या स्टेटमेंट है, उनका क्या स्टेट है, कितना इन्वेस्टिगेशन आगे गया है, वो इसका ऊपर उनका नॉलेज नहीं है। उन्होंने आज ही बोला है और एक बात बोला है कि हम उनको जब पूछा था कि उनको लास्ट मोमेंट, अपना बेटा का लास्ट मोमेंट क्या याद था, उन्होंने हमको बोला है कि उनको ये याद है, मिसिंग होने से पहले ये याद है कि एक सुबह वो आके अपना पिताजी को 30 रुपया मांग रहे थे जाके ब्रेकफास्ट खाने के लिए। उन्होंने बोला है कि पेन, क्योंकि वो बिस्तर में सो रहे थे, उन्होंने बोला है कि जाके अपना मेरा पेन से 30 रुपये ले लीजिए। ये उनका लास्ट मेमोरी अपना बेटा का। ठीक है, ये होने के बाद आज ही ऐसा प्रोटेस्ट निकल के आया है जहां पे ऑलरेडी अराउंड 50 स्टूडेंट्स इंजर्ड हो चुके हैं। ऐसा बात निकल के आ रहा है मणिपुर से। आज तस्वीरें वायरल हुई, बात होने लगी कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। इस घटना में मारे गए फिजाम हिमजीत सिंह के पिता को आप सुनिए, जिन्होंने हमें जुलाई के महीने में ही अपने बेटे की कहानी सुनाई थी और बताया था कि कैसे उनका बेटा गायब हुआ। Everybody is suspected. Definitely they will be catched by the Kuki peoples, but exactly can't say, sir. So we are very worried. Sabi Hambi, we are myself also crying, mother also crying. This is his room.
Now his room is his bed is free. Always he is sleeping nicely, singing, guitar dancing, कंप्यूटर देखने टाइम पास करता है. अभी नहीं है देखो, इसलिए अभी रोता है. हम क्या करेगा, डे बाय डे चला गया, इसलिए हम बहुत दुख हो गया. हेमजीत के पिता जब ये कहानी बता रहे थे तो रोने लगे, बेटे का कमरा दिखाने लगे. उन्हें आशंका थी कि उसे मार दिया होगा, पर मान नहीं पा रहे थे मन से. पर उन्होंने एक खुलासा किया. केस के जांच अधिकारी उन्हें हेमजीत के मोबाइल की लोकेशन दे रहे थे. जांच अधिकारी ने बताया कि कुकी इलाके में मोबाइल चालू हुआ है. फिर जांच अधिकारी ने कह दिया, हम आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि इससे हिंसा भड़कने की आशंका है. ध्यान से सुनिए. मैतेई इलाके की मणिपुर पुलिस कुकी इलाके में काम करने का चांस नहीं लेना चाह रही. सवाल है, क्या मणिपुर पुलिस चांस पर काम कर रही है? और चांस नहीं ही लेना था तो कुकी इलाके में तैनात बलों से कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया गया? जब दोनों बच्चे घर से गए तो घर वालों को लगा कि दोनों प्यार में भाग गए, पर मोबाइल की लोकेशन और संदेह ने अलग शंकाएं पैदा की घर वालों के सामने. और अब उनके पास आखिरी तस्वीर है और एक बहुत कमज़ोर धागे से बंधी उम्मीद कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी, न्याय होगा. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मणिपुर पुलिस ने पिछले महीने बताया था कि हिंसा के चलते कई लोग अभी भी लापता हैं. ये संख्या भी अज्ञात है कि कई कितने हैं. और अब एक एक करके ऐसे कुछ मामले सामने आ रहे हैं. कयास है कि दूरदराज के इलाकों से और भी इस तरह की आवाज़ें, वीडियो और साक्ष्य मिलेंगे. फिलहाल मणिपुर की सरकार ने संयम बरतने की अपील की है, जिसका फिलहाल कोई खास असर होता दिख नहीं रहा. इस घटना से उपजा आक्रोश आज इम्फाल की सड़कों पर दिखा. छात्रों का हुजूम इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरा और इसको तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. कुछ ऐसी वीडियो भी सामने आए जहां कुछ छात्र मणिपुर पुलिस के सामने खड़े होकर खुद को गोली मारने के लिए कह रहे हैं. ऐसे बहुत सारे वायरल कंटेंट की पुष्टि होना भी बाकी है. मणिपुर में हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं. अब आप सुरक्षा बलों से जुड़े अपडेट भी जानिए. मैतेई समुदाय के लोग चाहते हैं कि केंद्रीय फोर्सेज और अर्धसैनिक बल मणिपुर से बाहर चले जाएं और कुकी समुदाय के लोग ऐसा ही मणिपुर पुलिस के बारे में सोचते हैं. यानी मैतेई को पुलिस पर भरोसा है और कुकी को केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भरोसा है. कुछ घटनाओं में उग्रवादी मणिपुर पुलिस के अधीन आने वाले मणिपुर कमांडो की ड्रेस पहनकर सुरक्षा बलों पर हमले भी कर रहे हैं. भारत का एक पूरा राज्य साफ तौर पर अंधेरगर्दी और हिंसा की जद में है. सरकार को इसकी सुध लेनी होगी, बयानों में खूब ली, एक्शन भी ले और उसके बारे में नागरिकों को सूचित भी करें. ललन टॉप में खबरों का हिस्सा यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हमने आपसे कहा हम दिन भर की कितनी भी जटिल, कितनी भी विषम, कितनी भी कॉम्प्लेक्स खबरें बताएं, आखिरी में एक उम्मीद का सिरा है जो आपको थमा के जाएंगे. आखिरी में आज की उम्मीद की बात जानते हैं. आज बात खेल की करेंगे, खिलाड़ियों की. देश के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स टूर्नामेंट में एक ऐसे खेल में स्वर्ण पदक निकाला जिसमें हमारे पास बीते 41 साल से कोई मेडल नहीं आया था. और हमें आज क्या मिला? गोल्ड मिला. घुड़सवारी का एक इवेंट है जिसको इक्वेस्टेरियन कहते हैं. आपने देखा होगा इस खेल में घोड़ा एक बड़े मैदान में जगह जगह लगी बाधाओं को बहुत अदाओं के साथ पार करता है, कुशलता के साथ पार करता है. ये वही खेल है. इसमें भारत की सुदीप्ति हजेला, दिव्यकृति सिंह, हृदय छेदा और अनुष अग्रवाल की टीम ने स्वर्ण पदक जीता. देश की टैली को बेहतर किया. खेलने दीजिए अपने बच्चों को, खूब प्रोत्साहन दीजिए. खेलेंगे कूदेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही, तंदुरुस्त ज़रूर रहेंगे. अपना और अपनों का ख्याल रखिए. शुभ रात्रि.